नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विसेज टेस्ट सीरीज। आज हम 2023 के आरएएस में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। शुरू से पूरे 150 क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किसको जोड़ता है? इम्फाल को अहमदाबाद से, दिमापुर को वडोदरा से, सिलचर को पोरबंदर से या गुवाहाटी को कांडला से। देखिए ये पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर में ये गुवाहाटी से कांडला को जोड़ता है। नहीं सॉरी, ये सिलचर को पोरबंदर से बंदरगाह से जोड़ता है। ये सही है, तीसरा इसका सही आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये पूर्व पश्चिम भारत सरकार के स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण राजमार्गों में से एक है। यह पूर्व से पश्चिम कई राज्यों को जोड़ता है, जो कि सिलचर, कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में, झारखंड रांची, उत्तर प्रदेश लखनऊ कानपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, राजस्थान उदयपुर और गुजरात अहमदाबाद और पोरबंदर को जोड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य संपर्क को बेहतर बनाना, अर्थात सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन को बढ़ावा देना और अर्थात भारत के जो विकास कार्यक्रमों को जल्दी से जल्दी बेहतर बनाना, जिसमें काफी सहायता पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतलुज पर्वतमाला कौन सी अरावली के किस भाग में? मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली या उत्तरी अरावली? देखिए चलिए व्याख्या देखते हैं। ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है। सतलुज अरावली पर्वतमाला भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला में स्थित है। यह पर्वतमाला भारत के सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली क्षेत्रों में फैली हुई है, अर्थात उत्तरी अरावली क्षेत्र का हिस्सा है। कंडला पर्वतमाला यह दक्षिण पश्चिम भाग अरावली के राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है और यह अपनी वनस्पति, खनिज संसाधन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। अरावली पर्वतमाला यह पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। यह गुजरात के पालमपुर से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है, अर्थात यह अरावली पर्वतमाला के बारे में। और मर्यादित श्रृंखला अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी हिस्से में आती है। यह श्रृंखला गुजरात की सीमा के निकट स्थित है, जो राजस्थान के दक्षिणी छोर पर अरावली की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करती है। और महोरपुर जो पर्वतमाला है, इसके बारे में, यह अरावली पर्वतमाला के उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तरी अरावली, इसमें महोरपुर के अलावा दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्से शामिल है। यह भाग अपनी ऊंचाई और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। मध्य अरावली, इसके माउंट आबू जैसी ऊंची चोटियां शामिल है। यह मध्य अरावली में स्थित है। और दक्षिणी अरावली में इसमें कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां और एक पठारी संरचना शामिल है। यह भाग खनिज जमा में समृद्ध है, अर्थात खनिजी जो संपदाएं है यहाँ पर दक्षिणी अरावली में काफी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है। सामान्य तौर पर शुष्क परिदृश्य है। महोरपुर का महत्व, इसका ऐतिहासिक महत्व है। महोरपुर का इतिहास काफी पुराना है और यहाँ कई प्राचीन मंदिर और किले स्थित है। पर्यटन स्थल महोरपुर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, खासकर प्राकृतिक प्रेमियों के लिए। जैव विविधता, इस क्षेत्र की कई प्रकार के पौधे और जानवर अर्थात वनस्पतियां पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसून वर्षा की मात्रा की अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? धौलपुर, राजसमंद, जालौर, भीलवाड़ा, बारां, सीकर, राजसमंद, जालौर, पाली, राजसमंद, जालौर, धौलपुर, पाली, जयपुर, भरतपुर। अवरोही मतलब घटते क्रम में। धौलपुर, राजसमंद, जालौर। देखिए जालौर में सबसे कम होता है क्योंकि ये शुष्क एरिया में के नजदीक है। राजसमंद और धौलपुर में सबसे ज्यादा है। ये अर्थात पलायक इसका सही आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। धौलपुर पूर्वी राजस्थान की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा मिलती है। राजसमंद में दक्षिणी राजस्थान के मध्यम वर्षा मिलती है। और जालौर जो कि शुष्क सबसे कम वर्षा क्षेत्र वाला इलाका है, इसलिए धौलपुर, राजसमंद, जालौर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? बनास, मेनाल, बेड़च, गंभीरी, मासी, धुंध, कोठारी, घोरी, बेड़च या सोम, आहू, बांडी। 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा इसका सही आंसर है? देखिए इसका पहला आंसर इसका सही है, बनास, मेनाल, बेड़च,
देखिए इस डायग्राम में आपको सब समझ में आ जाएगा। ये त्रिवेणी संगम बनास, बेड़च, मेनाल जो कि मंडलगढ़ में, ये देखिए बेड़च और गोगुंदा से निकलती है। पहले बेड़च और मेनाल मिलती है और उसके बाद यह बनास में जाके मिल जाती है। ये मंडलगढ़ में त्रिवेणी संगम है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण में के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? देखिए भारत के राज्य वन रिपोर्ट के 2021 के अनुसार इसका प्रतिशत 4.87% है। 4.87। चलिए इसकी व्याख्या। ये राजस्थान वन क्षेत्र जो कि 32,863 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के वन क्षेत्र भारत के वन क्षेत्र का लगभग 4.23% है। राजस्थान के आरक्षित वन 12,176 वर्ग किलोमीटर जो कि या 37% है। राजस्थान में संरक्षित वन 18,543 वर्ग किलोमीटर या 56%, लगभग 56.4% है। राजस्थान में अवर्गीकृत वन 2,144 वर्ग किलोमीटर या 6.5% है। राजस्थान में वन आवरण कम होने की वजह है, इसका कारण क्या है? राजस्थान में शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु के कारण है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है और रेगिस्तानीकरण से प्रभावित क्षेत्रों में वनस्पति आवरण बढ़ाने के लिए वनीकरण और संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बॉक्साइट में छत्तीसगढ़, अभ्रक में उड़ीसा, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश, झारखंड या राजस्थान। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, आंध्र प्रदेश में जहां नेल्लोर जिले में अभ्रक उत्पादन के लिए यह सबसे ज्यादा जाना जाता है और जहां पर राजस्थान की स्थिति भारत में अभ्रक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान है। बिहार, झारखंड और राजस्थान में अभ्रक का उत्पादक बड़े पैमाने पर किया जाता है। भारत के पास दुनिया का अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है। अभ्रक एक अधातु तत्व है। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन राज्य उड़ीसा है, अर्थात आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इसका सही आंसर है। और अन्य बॉक्साइट उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल है क्योंकि उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भौगोलिक स्थिति उड़ीसा में बॉक्साइट के निर्माण के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां हैं। खनन गतिविधियां जिनमें राजस्थान में बॉक्साइट खनन की लंबी परंपरा रही है। सरकारी नीतियां और राजस्थान के बॉक्साइट उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां अपनाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी मिल राजस्थान में कहां पर है? श्री गंगानगर में, भोपाल सागर, केशोराय पाटन में या उदयपुर में या नहीं आता? देखिए इसका सही आंसर श्री गंगानगर है जो कि चुकंदर बीट पर आधारित 1932 में पहली बार, नहीं 1946 में हुआ था शायद। ये तो चुकंदर बीट का उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1932 में हुआ था जो कि भारत में पहला था। उसके बाद राजस्थान में हुआ था जो कि गंगानगर शुगर मिल के नाम जारी, जो कि 1946 में चुकंदर से चीनी बनाना शुरू किया था। हालांकि साल 1968 में शुरू की गई चुकंदर से चीनी बनाने का जो योजना को अब बंद कर दिया गया था। चुकंदर में चीनी बनाने की प्रक्रिया के बारे में कुछ बातें। चुकंदर में से सफेद चीनी बनाने की प्रक्रिया गन्ने से चीनी बनाने की प्रक्रिया को कुछ हद तक मिलती जुलती है। चुकंदर से चीनी बनाने की प्रक्रिया को चुकंदर की खास परिस्थितियों के मुताबिक अनुकूल किया जाता है। चुकंदर से चीनी बनाने की प्रक्रिया में औद्योगिकरण में लाने में नेपोलियन युद्धों का अहम योगदान रहा है। अमेरिका में चुकंदर से चीनी बनाने का पहला सफल कारखाना 1879 में कैलिफोर्निया में बना था। माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम परियोजना है जो कि किन किन के मध्य है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान और नहीं आता।
देखिए इसका सही आंसर गुजरात और राजस्थान है, जो कि माय बजाज सागर परियोजना में ये दोनों राज्य शामिल है इस परियोजना में। इसकी व्याख्या, माय बजाज सागर बांध माई नदी पर एक बांध है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बांसवाड़ा शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर बोरखड़ा गांव के पास है। इस बांध का निर्माण 1972 से 1983 के मध्य किया गया था। इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल बजाज के नाम पर रखा गया था। अर्थात माई बजाज में बजाज जो है वो जमनालाल बजाज है। यह राजस्थान का सबसे लंबा और दूसरा सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के लिए यह बहुत बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। अर्थात जो जिस इलाके में ये बना हुआ है वहां पर आदिवासी और एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो ग्रुप है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अर्थात सबसे ज्यादा जनसंख्या उसी क्षेत्र में पाई जाती है। बांध का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 11 नवंबर 1983 को किया था। माय बजाज सागर परियोजना, देखिए ये जो व्याख्या है ये आपको मेंस में काफी मददगार साबित होगी। इसको पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 2001 और 2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, गंगानगर, पाली, बूंदी। देखिए ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हमें दिया हुआ है 2001 से 2011 के मध्य जो दशकीय वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि वृद्धि दर वाला न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? गंगानगर है इसका सही आंसर है। ये इसकी व्याख्या, जो कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। बूंदी में 15%, पाली में 11% और झुंझुनू में 11.67% इसकी रही है। इस दौरान राजस्थान की कुल जनसंख्या वृद्धि दर 21.6 रही है और साल 2001 में राजस्थान की जनसंख्या करीब 5,65,07,188 थी, जो कि 2011 में 6,85,48,437 हो गई थी। भारत में साल 2001-2011 के दौरान मेघालय में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर रही थी। मेघालय में यह वृद्धि दर 27.82% रही थी। वहीं नागालैंड में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर देखी गई थी। नागालैंड में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर रही थी और देखी गई थी। बात एक ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कालाकुटा और लीलवानी और नारदिया या तिम्मोरी किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, टंगस्टन या तांबा या लो ऑयस्क या नहीं आता? देखिए इसका सही आंसर, ये मैग्नीज के लिए फेमस है। कालाकुट, लीलवानी और नारदिया और तिम्मोरी। राजस्थान के कालाकुट, लीलवानी, तिम्मोरी ये राजस्थान के मैग्नीज इसके उत्पादक के लिए जाने जाते हैं। कालाकुट, लीलवानी, नारदिया, तिम्मोरी ये जस्ता और चांदी के उत्पादक क्षेत्र भी माने जाते हैं। यहाँ जस्ता और चांदी के खनिज संरचनाओं का विस्तार अपने आप ही में रहता है। ये क्षेत्र राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, जो भारत के खनिज अर्थात भारत इसकी इसको संबोधन में कहा जाता है, भारत के खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारत जिसे पारा भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण खनिज है और इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि तापीय विद्युत उत्पादन, दवाइयां, रसायनों में इसका उपयोग होता है। राजस्थान में भारत के भंडार बहुत समृद्ध है और यहाँ लगभग राज्य भारत उत्पादन में अग्रणी रहा है। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ पर है? बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। देखिए काली सिंध पूर्ण नाम से ही पता चल रहा होगा, ये झालावाड़ में स्थित है और आप सब जानते भी होंगे कि काली सिंध झालावाड़ से होते हुए निकलती है, जो कि चंबल में जाके मिलती है बारा होते हुए, बारा जिले से होते हुए, ना कि बारा से होते हुए। काली सिंध तापीय परियोजना राजस्थान राज्य के एक प्रमुख तापीय कोल आधारित ऊर्जा परियोजना है, जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। यह परियोजना राजस्थान राज्य के विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न चरणों में विस्तार किया गया है, जैसे कि काली सिंध झालावाड़ राजस्थान, और इसकी क्षमता क्या है? 4x250 मेगावाट की 4 चिमनियां हैं, मेगावाट की इकाइयां थी। और दूसरे चरण में 2x660 मेगावाट इकाइयां जोड़ी गई, जिसमें परियोजना में कुल क्षमता काफी बढ़ती हुई देखने को मिली थी। इसके उद्देश्य विद्युत आपूर्ति, औद्योगिक और घरेलू की मांगों को पूरा करना, कोयला आधारित
तापीय ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से राज्य की जरूरतों को पूरा करना। और इसके महत्व, काली सिंधु तापीय परियोजना राजस्थान के विद्युत उत्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह परियोजना राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में भी ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। काली सिंधु परियोजना का यह योगदान राज्य की औद्योगिक वृद्धि, घरेलू उत्पादन में निरंतर आपूर्ति को अहम बढ़ा, अर्थात जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति रहना काफी आवश्यक है, तभी उनका उत्पादन बढ़ पाता है, जिससे कि राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।